वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने जो बैक क्लासेस थी, बैक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक और समय के बीच में संबंध, अर्धायतन और किसी अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने में लगने वाला समय, ठीक है, सारी चर्चाएं किए थे। इसके बाद हम लोगों को आया था कि कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे, और इसके बाद फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया की हम लोग को चर्चा करनी है। तो ये हम लोग फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया के समाकलित समीकरण की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण की चर्चा करने से पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो कुछ एग्जाम्पल हैं उनको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद जस्ट हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के जो समीकरण होते हैं, जैसे उत्प्रेरकों की सतह पर, अब थोड़ा सा समझना है इसमें कि जितनी भी उत्प्रेरकों की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, सूर्य के प्रकाश में होने वाली जितनी अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी शून्य कोटि के अंतर्गत आती है। एंजाइम उत्प्रेरित जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला है H2 प्लस Cl2 gives twice HCl in presence of Hg। मतलब H2 प्लस Cl2 gives twice HCl, ये भी क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये रिएक्शन भी क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का ही क्या है? उदाहरण, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hg, मतलब मेथेन का क्लोरीनेशन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये भी क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? Cl3 और प्लस S, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, ये तो दोनों सनलाइट के प्रेजेंस वाले हो गए। इसके बाद होता है N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स क्या है? ट्वाइस NH3 इन प्रेजेंस ऑफ फेस। या इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, अमोनिया का विघटन तो प्लेटिनम की उपस्थिति हो जाएगी, ठीक है। अब देखना इसका अगला एग्जांपल, चौथा NO प्लस हाफ O2 गिव्स प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये हो जाएगा क्या? NO2। ये भी देखना उत्प्रेरक की सतह पर है, ये भी उत्प्रेरक की सतह पर, इसका मतलब ये भी क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का ही क्या है? एक उदाहरण है, ठीक है। अब जैसे देखना अगला चौथा है C12H22O11 C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम। इसको मतलब ठीक है। बस इतने से एग्जाम्पल याद रखना कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उत्प्रेरकों की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे इसी अंतर्गत एक रिएक्शन और है कि डिसोसिएशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। डिसोसिएशन ऑफ HI मतलब HI का जो विघटन होता है गोल्ड की सतह की उपस्थिति में, ये हो जाता है H2 और प्लस हो जाता है I। तो ये सारे के सारे जो रिएक्शन होती है, ये सारे रिएक्शन किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? जीरो कोटि के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें अभिक्रिया का जो रेट होता है R बराबर K कंसेंट्रेशन ऑफ सांद्रता, ठीक है। तो ये जो सांद्रता होती है, मतलब ये सांद्रता, इनकी सांद्रता है जो है इनके जीरो भाग पर डिपेंड करती है। तो ये हो गए शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, ठीक है। थोड़ा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी, इसमें जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इसका जो न्यू टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं, शुरू है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित
समाकलित समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया समाकलित समीकरण। अब सुनना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया आपने एक परिभाषा लिखी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात है, इसकी जो डेफिनेशन होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? लिखो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, ठीक है। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब एक्चुअल में डेफिनेशन कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक के सांद्रता के एक घात पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि जैसे अभिक्रिया वेग, यहाँ से अभिक्रिया वेग समानुपाती सांद्रता, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा इसको देखने पर ही जैसे एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है? एक सिंपल से रिएक्शन है कि कोई अभिकारक जो उत्पाद में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अभिक्रिया वेग लिखोगे, अभिक्रिया वेग बराबर, ये अभिक्रिया वेग समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर। ठीक है, अब यही है कि अभिक्रिया वेग समानुपाती अगर A की सांद्रता की जो घात अगर 0 होती ना, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। लेकिन A की घात जो हमने क्या रखी है? 1 रखी है। इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब उदाहरण है। अब देखना ध्यान से, अभिक्रिया वेग होता है सांद्रता बटे समय। तो चूंकि हम अभिकारक की सांद्रता लिख रहे हैं ना, तो अभिकारक की सांद्रता समय के अकॉर्डिंग हमेशा घटती है। इसका मतलब इसको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपन क्या होगा dt। ठीक है, ये अभिक्रिया वेग मतलब अभिकारक की सांद्रता है। अभिक्रिया वेग समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग कर दिया, और A हो गया। ठीक है, A की घात में आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पक्ष को A को इसके नीचे लेके जाओ और dt को वहां लेके जाओ। क्या होगा? -d कंसंट्रेशन ऑफ A अपन क्या होगा, अपन A बराबर क्या होगा K dt। ठीक है, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। देखो ध्यान से, दोनों पक्षों का समाकलन करेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेगा। ठीक है, अब थोड़ा देखना, ध्यान से देखना। अब यही थोड़ा सा तो पॉइंट बातें हैं जो आपको नोट करनी है, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ K dt। ठीक है, अब देखो कि समाकलन जब आप करोगे ना दोनों पक्षों का, तो एक रूल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर होता है, ये हो जाएगा ln x। क्या होगा? ln एज ए लॉग है। ठीक है, जिसका बेस हम लोगों ने क्या मान रखा है? e मान रखा है। जब हम ln को लॉग में चेंज करेंगे तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से
इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, ये दोनों हम लोगों ने रखा है। मतलब अब देखो ये है ना, इसको dx को एक के साथ रखो, dx अपन x कर लो या 1/x dx कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चले तो इस वाले पक्ष को क्या लिखोगे, -ln कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर होगा 80, क्योंकि यहाँ है dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t और प्लस क्या होगा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको कि माइनस का तुम कुछ में गुणा करो, क्या होगा यहाँ से देखो माइनस का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A -80 प्लस माइनस, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान, ठीक है। अब लिखोगे जब समय t बराबर क्या होगा 0 हो तो कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर, ठीक है। अब इसको लिखो, इसी में रखेंगे तो लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहां से देखते हैं वापस, ध्यान से देखना, वहां से रखते हुए उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं उसको रखते हैं, तो क्या होगा बेटा यहाँ से ये हो जाएगा ln A बराबर होगा -k × 0 माइनस, यहाँ से c बराबर क्या होगा -ln, देखो ये -c बराबर क्या होगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A 0 या c बराबर होगा -ln कंसंट्रेशन ऑफ A, ये होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखो, ठीक है। अब लिखो समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखो बेटा तो ये वैल्यू c की जो वैल्यू आई है -ln A0 आई है, ये वैल्यू ले जा करके ना इस वाले स्थान पर रख देना, सी वाले स्थान पर, ठीक है। तो देखते रहने के बाद क्या हमको मिलता है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो वहां से होगा बेटा क्या ln कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर -80 और माइनस पहले से है और -ln क्या हो गया बेटा A0, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ से होगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A -80 प्लस क्या होगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A 0, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टेक्निक करनी है, आप इस वाले पक्ष को इधर लेके चले आओ, इस वाले पक्ष को इसके बाहर लेके चले आओ, ठीक है। तो जब माइनस वाला कोई मतलब चर या अचर राशि होती है अपने बराबर के किसी भी बराबर के विपरीत जाती है तो बराबर के किधर भी जाएगी तो उसका चिन्ह हमेशा क्या होगा बदल जाएगा, ये माइनस वाला क्या होगा पूरा वैल्यू प्लस में जाएगी और ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाने पर माइनस में जाएगी, क्या होगा बेटा यहाँ से ये हो जाएगा KT बराबर, ये हो जाएगा ln कंसंट्रेशन ऑफ A0 -ln कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला और लगता है log m/n बराबर होता है log m माइनस log क्या होगा n। अब यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि जैसे log m/n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, इसका मतलब कि इस वाले पक्ष को भी हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा KT बराबर ये हो जाएगा ln, ये हो जाएगा n, सॉरी क्या इसको देखते हैं KT बराबर ये हो जाएगा ln A0 अपन क्या होगा A, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ln को log में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो देखना ध्यान से, एक बार फिर से देख लो, इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने, वैल्यू हमारी क्या है -ln A बराबर KT प्लस, ठीक है। यहाँ से माइनस तो उड़ा कर दिया तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ पे माइनस, ln A बराबर -KT माइनस, जब t बराबर क्या होगा 0 होगा तो A बराबर क्या होगा A0, समीकरण 1 से, ठीक है। तो अब देखना ये जो वैल्यू आपने लाई है ना, ये वैल्यू जो आपने कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन इसमें लेके रखना है हमको, ठीक है। तो हमने रख दिया, क्या आया हमारा ln A0 -K × 0 माइनस, तो यहाँ से c की जो हमको वैल्यू मिली है -c बराबर ln A0 मिली है,
तो सी बराबर क्या हो गया, मतलब एक्चुअल में लिखा गया सी बराबर माइनस ln kg। ठीक है, माइनस का माइनस में दोनों को शो कर दिया। इस वाले वैल्यू को ले जाकर के अब वही बात आ रही है कि फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू दूसरा है, ये वैल्यू प्रथम समीकरण है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने पर जो वैल्यू उनको मिली है kT बराबर ln A0 पर A मिली है। यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, देखो ln बराबर 2.303 फिर क्या होता है लॉग, ये वैल्यू ठीक है। ln को जब हम लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 से क्या होता है मल्टीप्लाई किया जाता है, ये नेपेरियन फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा kT बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 2.303 लॉग ऑफ A0 अपॉन ये वैल्यू फॉर्मूला था, क्योंकि ये ln था, ln को हमने लॉग में चेंज कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से k बराबर होगा 2.303 अपन क्या हो गया t log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपन कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और समय के बीच में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे इस रिलेशन का एक चेंज रूप क्या है, या इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो हाँ इसको आप कर देना जैसे पहला, हाँ ये तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, इसको आप क्या करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्या लिख देना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम उसका नाम लिख दिया करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से अपने को ये वैल्यू होगी। अब हम लोगों ने जब आपको मैं ये क्वेश्चन शुरू किया था तो उसमें शुरू करने के दौरान मैंने आपको एक समीकरण बताया था कि ए बीच क्या होता है बी माना था। तो अब आप देखो ध्यान से, अगर जब समय 0 होगा तो ए की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी ए, ठीक है। अब ये क्या होगा 0, टी समय बाद क्या होगा, टी समय बाद जब समय गुजरेगा तो इसकी मात्रा में कुछ कमी होगी तो ए माइनस क्या होगा एक्स, ये जो कमी हुई है यही उत्पाद में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखना ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ये जो ए है ये जो है ए नॉट के बराबर है, और ये ए माइनस जो एक्स है ये किसके बराबर है ए के बराबर है। तो मतलब इन दोनों वैल्यू को ले जाकर के अगर यहाँ रखे तो क्या मिलने वाला हमको वापस के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ये हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस, ये वापस हमको एक समीकरण तो है कॉमन, दोनों समीकरण लिखी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में इसका यूज है, बाकी कोई यूज नहीं है, आप यूँ समझ लो बस बेसिक इक्वेशन हमारा ये है, बस समझने का, ठीक। तो आप कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं, हम लोग चलते हैं एक बार समीकरण 1 पर, देखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप यही आपका यही था ln कंसंट्रेशन ऑफ A0 सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस kT माइनस c, ये आपका समीकरण 1 था, ठीक है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 की तुलना y बराबर mx प्लस सी, तुलना y बराबर mx प्लस सी से कराने पर, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना y बराबर mx प्लस सी से कराने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 आपका फिर हम लोग लिख देते हैं ln कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस kT माइनस सी, ठीक है। हमने तुलना कराया तो y किसके बराबर हो गया ln A के बराबर हो गया, और x किसके बराबर हो गया dk के। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं ln A और t के मध्य आरेख खींचते हैं, तो लिखोगे ln A तथा t के मध्य आरेख,
ए, ऐसे क्या है समय, ठीक है। अब देखना कि ln a और जो t के मध्य रिलेशन है वो -k का है। इसका मतलब कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो k की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आरेख है कुछ इसी है, ठीक है। और ये जो है ये अंतःखंड है, क्या आता है अंतःखंड, अंतःखंड किसके बराबर है -c, ठीक है। y बराबर mx प्लस c के बराबर है, ठीक है। और ढाल जो है मतलब ढाल अंतःखंड से ढाल बराबर होगा -c के बराबर। मतलब ये हो गया तुम्हारा क्या प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकार ये ln a और इसके बीच में है समय के बीच में आरेख है। ये आरेख को ये बताता है कि जैसे जैसे अभिकार समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम हो रही है। अब देखो जैसे जैसे समय मतलब इस तरह समय भी बता रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने पर क्या होता है अभिकारक ए की सांद्रता क्या हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, डिक्रीज करेगा, कम हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा लोग ग्राफ और देखते हैं इसमें कि जो आपको मैंने एक चीज और बताया था कि समीकरण कुछ और बताया था, हाँ यहाँ समीकरण 4 है, ठीक है। इस वाले समीकरण को देखते हैं। समीकरण 3 था उसे, ठीक है, देख लेना एक बार। अब देखो इस समीकरण से देखना, लिखो कि ये था आपका, लिखोगे समीकरण 3 से। अब थोड़ा समझना समीकरण 3 को लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा है, ठीक है। ये था समीकरण 2.303 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए बराबर क्या, ठीक है। बस हमने दाहिने को बाएं, बाएं को दाहिने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए बराबर होगा ए टी अपॉन कितना हो गया 2.30, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो, अब लिखोगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से कराना, ठीक है। इसका मतलब आप इसको y मानोगे, इधर वाला पक्ष y है और देखो ये वाला जो पक्ष है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, x वाला जो पक्ष है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, सॉरी x वाला पक्ष किसके बराबर है, x वाला पक्ष किसके बराबर है, t के बराबर है, ठीक है। ये तो m वाला पक्ष किसके बराबर है, k अपॉन 2.303 बराबर है। अब देखना ध्यान से, इसमें आरेख किसकी है, इस पे क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग ए नॉट अपन क्या हो गया टी, और इससे क्या हो गया बेटा समय टी हो गया, ठीक है। एक सीधे रेखा, क्या है सीधे रेखा, और इसका जिसका ओरिजिन जो है वो शून्य मतलब वो केंद्र से होकर गुजरेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतःखंड दिया नहीं है, जब अंतःखंड ना हो तो वो क्या होगी केंद्र से होकर गुजरेगी। अब थोड़ा समझना इसकी ढाल क्या होगी, ढाल बराबर हो जाएगा k अपॉन 2.30, क्योंकि m क्या होता है ढाल या प्रवणता है वो उसी बराबर होता है जिसको हम tan थीटा की सहायता से क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड, आप थोड़ा देखना, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में दो तरह के आरेख पढ़े, एक तो ये आरेख डिक्रीज करना है, एक आरेख बढ़ना है। अब थोड़ा सा देखना, हम लोग फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक में, इस मतलब है टॉपिक काफी लंबा है, इसमें अच्छे से पॉइंट आएंगे, थोड़ा देखना ध्यान से 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया
100% उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अभिकारक को 100% उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया को आपने भी जस्ट देखा, वेग स्थिरांक और समय के बीच में k बराबर था 2.303 अपॉन t log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन क्या था। ठीक है, इसका मतलब देखो ये प्रारंभिक मात्रा है, ये कौन सी मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा। थोड़ा सा समझो इसको कि a गिव्स, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये क्या है, जैसे समय जब टाइम क्या है 0 है, तो a की जो सांद्रता किसके बराबर है, a0। ठीक है, या ऐसे समझो कि जब समय 0 है तो a की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a है। ठीक है, तो आप कहोगे कि t समय बाद जब समय बढ़ेगा तो आप कहोगे इसमें से कुछ कमी होगी, और जो कमी होगी वही कहा जाएगी उत्पाद में। तो मतलब ये इसमें डाउट कोई होना नहीं चाहिए आपको कि ये है प्रारंभिक सांद्रता, अगर इसमें जो कमी होगी वही कमी कहा जाएगी उत्पाद में। इसका मतलब a माइनस क्या होगा, a माइनस एक्स, ये क्या होगा x। तो इसमें हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे ये 10 मिनट बाद है, 20 मिनट, 30 मिनट, मतलब 100%, मतलब कि कितना समय लगेगा कि ये पूरा का पूरा ये समाप्त हो जाएगा। मतलब आप देखोगे ये कम होते 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 कब वह समय कब आएगा जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो वही कैलकुलेट करना है कि उस टाइम पीरियड को ज्ञात करना है कि इसको पूर्ण रूप से समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना है, इसका मतलब होगा कि a को 0 होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखते हो, जैसे देखो ये k बराबर 2.303 अपन t log ऑफ a नॉट अपन a है। आप t को यहाँ कर सकते हो, k को यहाँ कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब आप यहाँ कर दो t, यहाँ कर दो क्या a। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर क्या कर दो 0, तो ये हो जाएगा 2.303 अपन k log ऑफ, ये हो जाएगा a नॉट अपन क्या होगा 0। ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर आएगा इनफाइनाइट, क्या आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब इससे एक आइडिया मिलती है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने में इनफाइनाइट समय लग सकता है, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है। समझ में आई बात। इसका मतलब जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में पूरा पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल सकता है, उसके लिए इनफाइनाइट समय नहीं होता है। पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने में कितना समय लग सकता है, इनफाइनाइट टाइम लग सकता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये तो लिखोगे, इससे ये स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है शून्य कोटि, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने में इनफाइनाइट अनंत समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित होने में अनंत समय लग सकता है। ये कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अब चलते हैं, एक छोटी सी टॉपिक है अर्धआयुकाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्धआयुकाल प्रथम में भी आएगा, शून्य में आया था और प्रथम में भी आएगा। ठीक है, देखते हैं अर्धआयुकाल डेफिनेशन वहीं पे हम लोग बताए थे। किसी अगर वहां पे डेफिनेशन को लिखा था मैंने, लेकिन एक बार मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। किसी अभिकारक की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय ही क्या कहलाता है, अर्धआयुकाल कहलाता है। किसी अभिकारक की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धआयुकाल कहलाता है। देखना ध्यान से, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन,
तो यहाँ से था आपका k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। यहाँ से कंडीशन होगी t बराबर क्या था, यहाँ पे ऐसे t बराबर यहाँ कर दो और k को यहाँ कर दो, ठीक है। t बराबर क्या होगा, t हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर होगा a नॉट बाई, ठीक है, क्योंकि आधी मात्रा है ना, आधी, इसको आधा खत्म होने में कितना समय लगेगा। अभिकारक देखो, अभिकारक का आधा समाप्त होने में कितना मतलब समय लगेगा, वो अर्धायक लगता है। अब यहाँ से देखो t हाफ बराबर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन a लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ क्या होगा a नॉट अपॉन a नॉट बाई 2, ये क्यों कहा जाएगा, क्योंकि a नॉट तो a नॉट एक दूसरे से कैंसिल होंगे ही होंगे और 2 क्या होगा ऊपर जाएगा। यहाँ से देखना t हाफ बराबर 2.303 अपॉन k लॉग कितना होगा, एक वैल्यू है कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक है। आप इस वैल्यू को यहाँ रख दो तो t हाफ बराबर होगा 2.303 अपॉन k, ये हो जाएगा 0.3010, ठीक है। अब यहाँ से t हाफ की जो वैल्यू आएगी, फाइनल इक्वेशन आएगा, फाइनल इक्वेशन आता है बराबर ये आएगा 0.693 अपॉन क्या आएगा, ये फाइनल इक्वेशन। एक बार फिर देख लो कि t बराबर है 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 अपॉन a नॉट अपॉन t बराबर t हाफ है, तो उस दशा में a क्या होगा a0 बाई 2 मतलब a नॉट बाई 4 हो जाएगा। इस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद हमको log 2 मिलता है। log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, तो जब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे 2.303 अपॉन k इंटू 0.3010, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 0.693 अपॉन k आएगा। तो ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धधारिकाल और वेग स्थिरांक के संबंध। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि इसमें आप देखो कहीं अभिकारक की सांद्रता है क्या, कहीं अभिकारक की सांद्रता है क्या, कहीं नहीं दिख रही है। मतलब आपको कैपिटल A या A नॉट या A कुछ दिख रहा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। तो आप कह सकते हो कि मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो अभिक्रिया में अर्धधारिकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। एक बार फिर से लिखते हैं इसमें, तो लिखोगे इसका जो कॉन्सेप्ट पॉइंट होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धधारिकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धधारिकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब इसका आरेख खींचे तो कैसा होगा तो थोड़ा समझना आप। देखो इससे हो गया क्या t हाफ, ऐसे क्या हो गया सांद्रता कंसंट्रेशन की, ठीक है। इस पे क्या हो गया अर्धधारिकाल, इस पे क्या हो गया सांद्रता। इस लाइन के चलने पर अर्धधारिकाल बढ़ता है, इस लाइन के चलने पर सांद्रता बढ़ती है, ठीक है। अब देखो हम लोग इस लाइन पे चल रहे हैं तो ऐसा आरेख खींचेंगे, आरेख इसका मतलब क्या होता है कि सांद्रता आप चाहे जितना बढ़ा दो अर्धधारिकाल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, मतलब ये लाइन एकदम ऐसे ही सीधी रहने वाली है। क्यों, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धधारिकाल जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं। अगर हाँ घटता और बढ़ता कभी तो ये लाइन सीधी आ सकती है, ये लाइन ऐसी आ सकती है, पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए लाइन ऐसी आती है, बिल्कुल सीधी की सीधी आती है, ठीक है। तो एक बार कॉपी करना फिर हम लोग